एसएससी की प्रिपरेशन चल रही है और मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। हर साल मेरा सिलेक्शन कुछ मार्क्स की वजह से रुक जाता है। यहाँ पर मैंने बैठकर गहराई से एनालिसिस किया कि आखिर वो डिफरेंस कहाँ पर बन रहा है। मैंने चेक किया कि क्या मैथ्स में हो रहा है, आंसर आया नहीं। रीजनिंग में आंसर आया नहीं। इंग्लिश में आंसर आया नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई थी जीएस के अंदर, और जीएस में भी स्पेशली स्टैटिक जीके को लेकर। मैंने पिछले कई वर्षों के एसएससी के पेपर को उठाए, एनालिसिस किया और एक चीज़ बहुत ही बारीकी से समझ में आई। सबसे ज़्यादा जीएस के अंदर जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो स्टैटिक जीके के गलत हो रहे हैं। यही वो सब्जेक्ट था जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा था। तभी मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले मुझे स्टैटिक जीके को क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन सवाल था कैसे? क्या वही पुरानी बुक्स के बारे में पूछा जाएगा, वही पुराने डांस फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा, वही यूनेस्को साइट्स के बारे में पूछेंगे? एग्जामिनर जो है अब यहाँ पर कुछ नया सोच रहा है। यही से मेरी रिसर्च शुरू हुई। मैंने पिछले कई सालों के पेपर्स निकाले, एक एक क्वेश्चन को कैटेगरी में डिवाइड किया, हर क्वेश्चन को टेक किया, हर टॉपिक का वेटेज निकाला और मैंने ट्रेंड निकाला, ग्रोथ देखी, डिक्लाइन देखा और इन सब के ऊपर मैंने एग्जामिनर की अप्रोच समझने की कोशिश करी। साथियों, जो फाइंडिंग सामने आई है ना, उन्होंने मेरी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल के रख दिया। यहीं से पहली फाइंडिंग सामने आती है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। मैं सोच रहा था कि स्टैटिक जीके एक साइड सब्जेक्ट होगा। अधिकतर आप सभी लोग स्टैटिक जीके को एक साइड सब्जेक्ट की तरह लेते हैं, लेकिन डेटा कुछ ही और बोल रहा है। पिछले कुछ वर्षों के डेटा को देखने के बाद, लगभग 350 क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद में यहाँ पर यह समझ में आता है कि स्टैटिक जीके कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सिलेक्शन मेकिंग सब्जेक्ट बन चुका है। पर पिक्चर अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। असली सरप्राइज अभी भी बाकी था। जब मैंने कैटेगरी वाइज एनालिसिस शुरू किया तो पूरी कहानी मेरे सामने बदल गई। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लासिकल या फिर फोक डांस सबसे ऊपर होगा, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ग्राफ कुछ और ही बोल रहा था। डांस का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे जा रहा था और फेस्टिवल का ग्राफ ऊपर जा रहा था। सिर्फ फेस्टिवल ही नहीं, टेम्पल आर्किटेक्चर, म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी, इनका ग्राफ लगातार ग्रो कर रहा था। तब मुझे पहली बार यहाँ पर महसूस हुआ कि एग्जामिनर क्वेश्चंस नहीं बदल रहा, एग्जामिनर की थिंकिंग बदल रही है। और अगर उसकी थिंकिंग बदल रही है तो हमारी प्रिपरेशन भी बदलनी पड़ेगी। तब मैंने खुद से पूछा कि अगर फेस्टिवल ग्रो कर रहे हैं तो कौन से फेस्टिवल ग्रो कर रहे हैं, ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तब मैंने सारे फेस्टिवल के क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया तो वहाँ पर भी एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिला। एग्जामिनर वांगला, लोसार, न्योकुम, ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ट्राइबल फेस्टिवल्स, वहाँ पर एग्जामिनर शिफ्ट हो चुका है। मतलब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर का डेटा खोला। यहीं पर दूसरी फाइंडिंग सामने आई कि एसएससी सिर्फ ऊपर ऊपर से मंदिरों के नाम नहीं पूछ रहा, वो मंदिरों की स्टाइल भी पूछ रहा है। नागरा, द्रविड़ा, वेसरा। मतलब यहाँ पर साफ है कि एग्जामिनर अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहता है। फिर आई म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी की बारी। और सच बताऊं तो फ्रेंड्स, मैंने खुद भी इस टॉपिक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन डेटा क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये टॉपिक लगातार ग्रो कर रहा है। और कंपटीशन का एक सीधा सा नियम है, जहां पर बाकी लोगों का ध्यान कम है वहीं पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होती है। रही बात बुक्स एंड ऑथर की, तो ये एक स्टेबल टॉपिक है, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसे लिमिटेड टाइम ही देना है। इन सारी फाइंडिंग्स को कंबाइन करने के बाद मैंने अपने लिए एक ROI बनाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला। मतलब अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हमारी प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि मतलब मैं सबसे ज़्यादा टाइम कौन से टॉपिक को दूं और सबसे कम टाइम कौन से टॉपिक को दूं। तो फेस्टिवल यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर निकल के आता है, उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर, फिर म्यूजिकल टर्मिनोलॉजी, फिर बुक्स एंड ऑथर, एंड उसके बाद आता है डांस। तो अगर इन टॉपिक्स पर सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग के साथ अगर फोकस कर लिया गया तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। इसके बाद मैंने क्या करा, इन PYQ क्वेश्चंस का अच्छे से एनालिसिस किया, उनको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कैटेगराइज किया। टॉपिक वाइज कैटेगराइज करने के बाद में मैंने उन पर स्मार्ट नोट्स बनाए। अब ये स्मार्ट नोट्स कैसे थे, देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं ना, ये हो गया हमारा कोर एरिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने उस कंटेंट पे भी काम करा जो इससे रिलेटेड कंटेंट है या आगे पीछे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो हो गया हमारा प्रोबेबल एरिया, जहां से फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर इस बार हॉकी की कोई टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बन जाए। तो इस तरीके से मैंने स्मार्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया। स्टैटिक जीके में इतने बड़े पैटर्न चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री में नहीं होंगे, ज्योग्राफी में नहीं होंगे, पॉलिटी में नहीं होंगे, साइंस में नहीं होंगे? फिर मैंने बिल्कुल इसी प्रोसेस को हर सब्जेक्ट पर अप्लाई करना शुरू करा। हजारों क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन करा, ट्रेंड एनालिसिस करा, वेटेज मैपिंग करा, एंड एग्जामिनर पैटर्न को समझ के पूरे जीएस की एक सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी तैयार करी।
इस सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी में ये भी मैंने डिसाइड करा कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है और किस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम देना है एंड किस टॉपिक पर सिर्फ रिवीजन ही काफ़ी है, जहाँ से एग्जामिनर अभी बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आपको मैं मेरे सिस्टम पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर ये पूरी जीएस ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी दिखती कैसी है, मैंने क्या रिसर्च करी है। एक बार स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एसएससी 2026 के लिए जीएस ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है आपके लिए। वो क्या है, देखो स्ट्रेटेजी के अंदर जब आते हैं हम, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इंग्लिश वाले देखिए हम फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पर जैसे एंटर करोगे आपको देखिए 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, एक नोट्स वाला सेक्शन है और एक एमसीक्यू वाला सेक्शन है। सबसे पहले हम हिस्ट्री की एमसीक्यू वाली देखिए फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री का ये एक कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा पिछले 3 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में 2023, 2024 और 2025 के क्या रिजल्ट आया। टोटल एंट्रीज जो आई क्वेश्चंस की वो 935 आई है, जिसमें से 521 यूनिक क्वेश्चन निकल कर आए। अब यहाँ पर मैंने आपको देखिए सब टॉपिक वाइज दिया है सिस्टमेटिक तरीके से। ये क्या फ़ायदा देता है हमको, यहाँ पर आप जैसा कि देखोगे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो कम पूछ रहे हैं। हमारा जो टाइम होना चाहिए, टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए उन टॉपिक्स पे होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से 5 क्वेश्चन देखने को मिले पिछले 3 सालों के अंदर। वैदिक एज एंड आर्यन सोसाइटी से 41 क्वेश्चन, मौर्यन एम्पायर से 51 क्वेश्चन। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे अगर समय लगाना होता पढ़ाई में अच्छे से, तो मैं मौर्यन एम्पायर पे ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करता बजाय कि प्री हिस्टोरिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक पीरियड से 5 क्वेश्चन पूछे। अब इतनी सारी शिफ्ट में क्या गारंटी थी कि ये 5 क्वेश्चन में से भी कोई क्वेश्चन आपको मिलता। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि उन टॉपिक्स पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए जहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये आपको आइडिया लगेगा इस फाइल से। क्लियर। मुगल एम्पायर से देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप दक्षिण भारत देखोगे, पल्लव, चोला, पांड्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। तो ये आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक पे हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अब नीचे आओगे देखिए इसी फाइल में आप, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए मान लो फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट लगा रहे हो और टेस्ट लगाते टाइम आपको समझ में आया कि वैदिक एज वाला टॉपिक थोड़ा वीक है मेरा, तो आपको करना क्या है, देखो वैदिक एज वाली नोट्स वाली फाइल में आपको जाना है। यहाँ पर आ गए हम, वापस हिस्ट्री नोट्स में गए। हिस्ट्री नोट्स में जाने के बाद में आपको वैदिक एज वाली फाइल ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप वैदिक एज वाली फाइल ओपन करोगे, यहाँ पर आपको इसका नोट्स आपके सामने ओपन हो चुका है, वैदिक एज एंड आर्यन सोसाइटी का। अब आपको करना है, देखिए 5 पेज का ये नोट्स है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखोगे तो की फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये वो सेक्शन है जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके आसपास का एरिया जो है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबल एरिया, वो मैंने आपको जस्ट इसके ऊपर दिया है। आपको करना ये है, इनको भी अच्छे से कवर करना है, क्योंकि जो एग्जाम में पूछ लिया है अब कम चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन बने, उसके आसपास से डेटा से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका फोकस इस वाले भाग पर अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबल एरिया को भी हमको अच्छे से कवर करके जाना है, जो कि मैंने आपको दिया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये 5 पेज जो दिए मैंने आपको अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद में फिर जाओ और टेस्ट लगाओ। 100% आपका यहाँ पर स्कोर जो है काफ़ी इंप्रूव आपको देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आया ये। ऐसे ही चलिए दूसरे सब्जेक्ट में चलते हैं। ये हिस्ट्री की बात कर ली हमने। स्टैटिक जीके नोट्स में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं। स्टैटिक जीके के आज के समय में सभी बच्चों की दुखती रखे बिल्कुल स्टैटिक जीके, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 20-25% स्कोर जो है जीएस के अंदर वो स्टैटिक जीके हमको देता है। और इतना बड़ा पोर्शन जो है अगर आप कवर करना चाहते हो तो स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट करना ही होगा। अब वहाँ पर कन्फ्यूजन इतना होता है क्योंकि इतना सारा डेटा होता है, क्या पढ़ना है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके सामने जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं आपको बस ये ख़त्म करना है। और अगर आप देखोगे ना फाइल को, तो हार्डली आपको 5-5, 6-6 पेज दिखने को मिलेंगे एक एक फाइल में, जो कि आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो ये स्टैटिक जीके हो गया। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के ब्रेकडाउन मैंने आपको करके दिए हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट भी मिल जाएंगे। अब अगर आप इस फोल्डर का एक्सेस लेना चाहते हो, तो इस फोल्डर का एक्सेस लेने के लिए देखिए मैंने क्या करा है, इस फोल्डर को एप्लीकेशन में डाल दिया है। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में इस फोल्डर को उठा के मैंने डाल दिया है। कहाँ से आपको ये फोल्डर का एक्सेस मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से मैंने पूरे जीएस को एक रैंडम सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क की तरह ऑर्गेनाइज किया। ये सिर्फ नोट्स का कलेक्शन नहीं है, ये कई महीनों के रिसर्च का रिजल्ट है। और सबसे अच्छी बात, ये किसी एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, हर सब्जेक्ट को इसी मेथड से ब्रेकडाउन किया। अब आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन,
बिल्कुल वही जो मैंने किया, आप भी पिछले कई वर्षों के पेपर निकाल सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। उन्हें कैटेगराइज कीजिए, ट्रेंड निकालिए, वेटेज कंपेयर कीजिए, पैटर्न समझिए, फिर अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है, डेफिनेटली आप रिसर्च करिए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पर अगर आपका फोकस रिसर्च करने पर नहीं बल्कि सिलेक्शन पर है, तो आप मेरे द्वारा जो बनाई गई जीएस की जो ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी है, मतलब जीएस का जो अस्त्र है, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगी। यहाँ पर न्यू ट्रेंडिंग कोर्स में जीएस अस्त्र के नाम से आपको ये रिसर्च मिल जाएगी। इस फोल्डर का डायरेक्टली आप एक्सेस यहाँ से कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर भी आप फोल्डर का एक्सेस ले सकते हैं। लास्ट में साथियों एक छोटी सी बात कहूंगा, एसएससी में कंपटीशन बढ़ रहा है लेकिन सिलेबस नहीं बढ़ रहा। डिफरेंस हार्डवर्क से कम और स्मार्ट डायरेक्शन से ज़्यादा बन रहा है। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको सही चीज़ सही समय पर पढ़ाना। अगर मेरी ये रिसर्च आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन बदल सकती है तो मुझे लगेगा कि मेरी महीनों की मेहनत जो है वो सफल हो गई है। तो आई होप आपको ये फाइंडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।